नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक और बहुत ही सीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर उमेश चंद्र ओझा। ये एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, 30 साल का तजुर्बा है इनका और हम इनसे आज ये हमारे साथ एक्चुअली बहुत कुछ साझा करेंगे, जो एएमआर के बारे में हम लोग आपसे शेयर करते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं, हम आपसे साझा करते रहते हैं कि एएमआर कितना सीरियस होने वाला है या हो चुका है। डॉक्टर साहब यही बोल रहे थे अभी कि एएमआर तीनों में से आज के दुनिया में 3 में से एक सबसे खतरनाक महामारी हो चुका है हमारी दुनिया में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में और हम आपसे आज काफ़ी कुछ जानने की उम्मीद लेके आज हम आए हैं। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को हम आज काफ़ी कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम कई बार ये बैक्टीरिया को हम अदृश्य हैकर्स कह के हम बुलाते हैं कि ये हमारे आज के जीवन में ये किस तरीके से वो आते हैं और जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। आपके अनुभवी जीवन में ऐसा मामला आपने देखा है कि बहुत कोई साधारण सी बीमारी है वो बहुत सीरियस बन गया क्योंकि इन अदृश्य हैकर्स के लिए? सर्वप्रथम तो आपको साधुवाद, आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया है आज जो समाज के लिए बेहद गंभीर और जरूरी है। WHO कहता है कि इज वन ऑफ द 3 मेजर थ्रेट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब ये सामान्य जीवन के लिए वन ऑफ 3 मेजर थ्रेट्स हैं। मेजर थ्रेट्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिससे पूरी मानव जाति ही खतरे में पड़ जाए। तो ऐसी कोई चीज जिससे मानव जाति खतरे में पड़ जाती है, जिसको आपने सही नाम दिया है हैकर्स, एक मॉडर्न शब्द में से शायद लिया गया है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। क्या है कि ये जो जीवन को हैक कर ले जाए, जो जीवन की प्रक्रिया को हैक कर ले जाए, एक साधारण से चलते हुए जीवन के अंदर आई हुई विपत्ति के लिए जो साधन इस्तेमाल करते हैं उस साधन को हैक कर ले कोई, तो इससे बड़ी दुविधा मानव जाति के लिए कुछ नहीं हो सकती। कि एक जो मैजिक बुलेट्स 20वीं सदी में हमें मिला था एंटीबायोटिक्स के रूप में, वो अब खतरे में पड़ने जा रहा है इन हैकर्स के कारण। हैकर्स में मैं इंक्लूड करूंगा ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इम्पैक्ट्स, लोगों की ज्ञान शक्ति या नॉलेज, बिहेवियर एंड नॉलेज। एंड आपका ये प्रयास जो मुझे लगता है कि नॉलेज और बिहेवियर को इफेक्ट करेगा आम नागरिकों के, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है मानव समाज के लिए। तो मैं चाहूंगा मेरा हर श्रोता या दर्शक ध्यान से सुने, समझे और इसे अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करे, क्योंकि एक छोटा सा आपका प्रयास इस हैकर से हमारे जीवन को बचा सकता है। जी सर, बिल्कुल। इसीलिए मेरे ख्याल से जो साधारण बीमारी है आज के डेट में, जो हम देखते हैं कि कोई सर्दी खांसी है और वो भी आज के डेट में बहुत टाइम लगता है ठीक होने में डॉक्टर साहब, तो ऐसा क्या ये इन बैक्टीरिया के हैकर्स बनने के लिए ऐसा हो रहा है सर? मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा आपके संवाद में कि पहली बात तो सर्दी खांसी केवल बैक्टीरिया से नहीं होती जी। विषाणु से हो सकती है, वायरसेस से हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, पर्यावरण के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया एक कारण हो सकता है। और यदि हम सोचे कि हमारे पास 5 दुश्मन है, उसमें एक ही दुश्मन है जो हमें दुखी कर रहा है, तो हम बाकी 4 को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम उसका ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम स्वतः इलाज करने की मुद्रा में हमेशा रहते हैं। हम चाहते हैं हमारे चाचा मामा ने जो दवाई खाई है वो दवा हम खा लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं वस्तुतः। सो हर व्यक्ति को ध्यान देना होगा कि बीमारी क्या है। 2-3 दिन की बीमारी में कुछ नहीं होने जा रहा है किसी सर्दी खांसी बुखार में, लेकिन यदि बुखार तेज चल रहा है, कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं हमारे पास जो हम बार बार बताते रहते हैं, तो तुरंत अपने पास के किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति से मिलें। डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती हैं, वो आपको गाइड कर देंगे आगे क्या करना है। जी सर, कई बार हमने देखा है सर कि अधूरा छोड़ा गया काम हम कई बार करते हैं। कैसे कि हमें दवाई मिली 5 दिन का, हमें 2 दिन में बिल्कुल हम ठीक हो गए और हमने सोचा कि चलो हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, हम काम पे जाने लगे, तो एंटीबायोटिक खाने की जरूरत क्या है? ये इस तरह हुआ कुछ कि कोई व्यक्ति जो हमें बहुत दुखी कर रहा है बार बार, और हमने उसे 2 थप्पड़ मारा और किनारे कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा अब क्या होता है
कि थप्पड़ खा के सहम तो जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि आप बलिष्ठ हैं उस वक्त, लेकिन वो इंतजार करेगा कि कब वो आपसे ज्यादा ताकतवर बन जाए और फिर आपको दुखी करे। वस्तुतः ऐसा ही होता है। ये जो प्रेशर होता है दवाइयों का इन जीवों पे, जिसे हम विषाणु कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, या डिफरेंट परजीवी हैं, ये सारे के सारे जो है, यदि हमने इनको सिर्फ थप्पड़ मार के छोड़ दिया, मतलब कम दवाई देके छोड़ दिया, तो कम दवाई का असर थोड़े दिन तक रहेगा, हमें अच्छा लगने लग जाएगा, हम इनकार नहीं करते। और यदि शरीर की इम्यून शक्ति अच्छी है, प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है, तो शायद हम ठीक भी हो जाएं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन जिनके अंदर ये संभावना नहीं है, प्रतिरोधक शक्ति उनकी अच्छी नहीं है, वो जब दोबारा उभर के बीमारी आएगी तो हो सकता है उसके ऊपर उन दवाइयों का असर ना आए जो उन्होंने पहले लिया है। और जो दवाइयां ली हैं उन्होंने, यदि उसका असर आना बंद हो गया है, तो हमें किसी दूसरी दवा की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर से आपने दवा ली, 3 दिन में ठीक होने लगे, फिर छोड़ दिया आपने। ये जो बार बार की सर्कल है, ये ना, ये दुखी कर रहा है मानवता को। मतलब अधूरा कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। पूरा ही काम कीजिए और अच्छे से कीजिए, ताकि वो दुश्मन आपके जीवन में वापस ना आए। मुझे चाणक्य नीति याद आती है कि चाणक्य चंद्रगुप्त को सिखा रहे थे जब, तो उन्होंने कहा एक घास है जो पाँव में चुभ गया था, तो उसको मारने के लिए उन्होंने उसके जड़ के ऊपर मट्ठा डाला और चीनी डाली। अच्छा। ताकि चींटियां आए और जड़ को खा जाए पूरी तरह, ताकि वो कांटा दोबारा कभी चुभे ना। बताइए। ऐसे ही मानवता के साथ है। हमें जो है, यदि दवा हमने लिया है तो उसे हमें ठीक से लेना है, डॉक्टर के सलाह से लेना है, अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। मैं बार बार इसको कहूंगा। जी बिल्कुल, ये बार बार कहने वाली बात ही है डॉक्टर साहब, कि हम निर्मूल करने के लिए जो हमारे अंदर जो वायरस है, जो बीजाणु है, जो विषाणु है, उसको निर्मूल करने के लिए हमें ऐसे हमें उनको मात देनी चाहिए कि वो मुड़ के वापस ना आए हमारे जीवन में। ऐसा ही है। अगला सवाल, हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों, मतलब जब हम गर्भवती होते हैं महिलाएं, तो हमारा जो स्तनपान करते हैं बच्चे, तो हमारे अंदर तो एंटीबायोटिक का जो एक रेश रहता है, या हम कहीं से हमने बाहर से पानी पी लिया तो वो तो बच्चे पे जाएगा। तो ये जो एक साइलेंट किलर हमारे आसपास में पनप रहा है, हमारा पर्यावरण, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमने ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद लिए हैं, और वहां तक ये पशुपालन का जो लाइफ स्टॉक का जो एक एंटीबायोटिक उनके ऊपर जो जाता है, या इनऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है, वहां पे जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, वहां से जब हम लोग वो सब्जियां हम घर में लाते हैं, और इस स्थिति में जब हम खाते हैं जहाँ पे हमारे अंदर कोई पहले से कोई विषाणु या बीजाणु है ऑलरेडी, तो ये जो एक सिचुएशन है डॉक्टर साहब, इससे हम कैसे उभर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझना चाहिए कि हम पूरी इस धरती पे अकेले नहीं रह रहे हैं जी। और हम जितने जीव यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, संबंधित है, उनका रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो ये जो पूरी समष्टि है हमारी, ये इसके अंदर जो भी प्रभाव एक जीव पे आएगा वो दूसरे जीव पे अवश्य आएगा, चाहे देर या सवेर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक की जैसे आपने बात की, लाइफ स्टॉक के नंबर्स बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का। ठीक है। ताकि उनको बीमारी ना होने पाए, खूब सारे नंबर्स बढ़ते जाए उनके अंदर जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, और वही फिर हमारे खाने में आ जाता है, हमारे फूड चेन में आ गया यदि। तो जो एनिमल ईटर्स हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, चांसेस संभावना है वहां पर, चूंकि एंटीबायोटिक यूज हो गया है। अच्छा, एंटीबायोटिक वही खत्म नहीं होता, वो सारे उत्सर्जित हो रहे हैं और हमारे मेन ड्रेन सिस्टम में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो पब्लिक ड्रेन सिस्टम में गए हैं सारे, वो फिर से वही एक साइकिल बना के खाने के जरिए हमारे खाने में आ रहे होते हैं। बिल्कुल। जब वो पानी प्यूरिफाई होके हमारे घरों में आते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रेश मेरे ख्याल से रह जाता है डॉक्टर। प्यूरिफाइड पानी तो मैं नहीं कहूंगा, प्यूरिफाइड पानी में तो काफी हद तक क्लीन कर दिया जाता है दवाई वगैरह डाल करके। लेकिन जो आप यूज करते हैं सिंचाई के लिए, जो यूज कर रहे हैं आप पानी को बाकी प्रक्रिया के लिए, पानी वही जो हमारे ग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब कर रहा है, ग्राउंड लेवल में ग्राउंड वाटर को हमारे डिस्टर्ब कर रहा है, उसको कंटेमिनेट कर रहा है, उस प्रदूषण का इफेक्ट भी हमारे शरीर पे आएगा ही आएगा। दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जहां तक बात हो रही है, मैं फिर कहूंगा, एक मैजिक बुलेट जो हमें 20वीं सदी में मिला था, वो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली सदियों में हमारे लिए घातक बन जाए। तो सही उपयोग, सदुपयोग ही हमारा इसका वो है, इसका इलाज है।
और फिर हमारा जो एक दूसरा हमारे जो हम देखते हैं प्रॉब्लम है कि हम कई बार अपने आसपास में या अपने शरीर में हम सामाजिक स्वच्छता हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। तो इसमें ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है बहुत बड़ी एक समस्या है। आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया। फिर से मैं पुनः साधुवाद दूंगा आपको। जैसे आपने पहला टॉपिक कहा था ये, वैसे ही दूसरा टॉपिक है ये कि हमारी स्वच्छता, हम बहुत ही कमज़ोर हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है। मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि हम जो है पर्सनल हाइजीन पे बहुत कम ध्यान देते हैं। पब्लिक हाइजीन के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा है कहीं बाहर और जोर से छींक मार रहा है, खांसी कर रहा है, बिना जाने हुए कि उसके मुंह से उत्सर्जित जो कण हैं वो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही मुझे कुछ नहीं हुआ है आज, लेकिन जो मैंने छींका या खांसा है, वो कण जो मेरे मुंह से निकला है, वो यदि सामने वाले व्यक्ति के श्वसन नली के जरिए अंदर पहुंच गया तो हो सकता है उसको ऐसी बीमारी हो जाए जिसका शायद इलाज ही संभव ना हो। एमडीआर ऐसे ही फैल रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं हम जिसे। उसमें व्यक्ति एक सिंपल एक कफ एटिकेट नाम की चीज होती है। पब्लिक प्लेस पे खांसते या छींकते हुए यदि व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान रख ले अपने साथ, मुंह पे कपड़ा रख के छींके, कुछ नहीं है तो एक सिंपल सा हाथ ऐसे रख ले बस, और उसके बाद छींके या खांसे, काफी हद तक लोग बच जाएंगे। लेकिन हमारी छोटी छोटी कमियां समाज के लिए कितनी घातक है, ये या तो ट्रीट करने वाला डॉक्टर जानता है या वो परिवार जानता है जिसमें वो व्यक्ति सफर कर रहा है या बीमार पड़ गया है। और ऊपर से अगर कोई भी ऐसी स्थिति हो जहाँ पे आपके बगल में कोई ऐसा आदमी खड़ा है जो पहले से जिसकी इम्यूनिटी वीक है, मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार आदमी है, उसके लिए तो फिर और भी ज्यादा घातक, बहुत घातक होता है, बहुत घातक होता है ये। और बीमारी फैलती ही ऐसे है। इसीलिए आपने देखा होगा कोविड टाइम के अंदर जब हमने स्पेशली, सरकार ने भी कहा था यही जी, 2 गज की दूरी, 3 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कारण इसका यही था। ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत बड़ी महामारी से बचा सकती है हमें। इसके साथ ही मैं आपसे एक और सलाह भी लूंगी डॉक्टर साहब की, जब हम स्वच्छता में जैसे हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं खाना खाने से पहले हाथ धोना, या मान लीजिए हम बाहर से आए तो हमने कपड़े नहीं बदले, हम ऐसे ही बस खाना खाने बैठ गए। ये कितना जरूरी है हम अपने आपस में स्वच्छता मतलब बनाए रखना, और इससे हम काफी हद तक मुझे लगता है कि हम अपना बचाव कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ना हर आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है जी। क्या होता है कि जब दौड़ के गया, अपने काम खत्म करके वापस घर में आया, तुरंत चाहेगा उसके डाइनिंग टेबल पे कुछ ना कुछ मिल जाए। डाइनिंग टेबल नहीं तो घर की चौकी में तुरंत पहुंचा, खाना चाहिए, भूख लगी है। उसमें गलती ये होती है कि अपने जल्दी से हाथ धोने की प्रक्रिया भूल जाता है, जो छोटा सा काम है। यदि कोई व्यक्ति 20 सेकंड तक केवल हाथ धो ले साबुन से अच्छी तरह, बहुत छोटा सा प्रयास है व्यक्ति का, लेकिन उससे उसकी कई हजार रुपए की दवाई उसकी बच सकती है। कई ऐसी बीमारियां जो शायद जानलेवा हो जाए उससे बच सकता है वो। तो ये सिंपल सा हाथ धोना एक जो प्रक्रिया है, स्पेशली शौच के बाद, कहीं बाहर से आने के बाद और शौच के बाद, यदि व्यक्ति साबुन से अच्छी तरह हाथ धो ले और अपने बच्चों को भी यही सिखाए, अपने संबंधियों को भी यही सिखाए कि कृपा करके जब भी ऐसी कोई प्रक्रिया में आप संलग्न हो, उसके बाद बहुत ही छोटा सा प्रयास कर लें, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने एक छोटा सा, जैसे आपने बोला, छोटी सी प्रक्रिया कितनी बड़ी एक हमें महामारी से या बीमारी से हमें हमेशा बचा सकता है। तो भलाई का जमाना मेरे ख्याल से वहीं से शुरू होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन कई बार ये भलाई का जमाना मेरे ख्याल से किसी को घातक भी कर सकता है, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कि कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी का भलाई कर रहे हैं, हमने अपने घर से दवाई किसी को दे दी, हमने हमारे जो घर में काम करते हैं, जो स्टाफ आते हैं, या हमने ड्राइवर को, उसको बुखार आ गया, उसका पेट खराब हो गया, तो हमने अपना एंटीबायोटिक उनको दे दिया। ये कितना घातक है डॉक्टर साहब? या आपने तीसरा सवाल फिर से ऐसा पूछ लिया है मुझसे जिसका इस समाज में इतना यूज या मिसयूज हो रहा है। मैं कहूंगा यूज तो उस वक्त लगता है जब व्यक्ति ठीक हो गया तो कहता है चलो मार्केट ने दवा दे दी थी, मैं ठीक हो गया, नौकर भी खुश, वो जानने वाला भी खुश, बेटा भी खुश, भाई भी खुश, बहन भी खुश। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, जैसे मैंने पहले कहा था, 2 सिंपल सिम्टम एक जैसे दिखने वाले का कारण एक ही होगा। यदि कारण एक है
तो शायद दवा का असर आ जाए। लेकिन यदि कारण एक नहीं है तो आपने बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया है अपना। वो बहुमूल्य समय जिसमें यदि आप प्रशिक्षित किसी व्यक्ति के पास गए होते तो आपको सही दवा और सही सलाह मिल जाती और जान बच जाती। तो कृपा करके ऐसी कोई दवाई अपने नियर एंड डियर या संबंधी या जो आपके साथ सहयोगी हैं, आप बहुत जिसे स्नेह करते हैं, आप दवा तभी देते हैं जब किसी को स्नेह देना चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन कहीं भलाई में ऐसा ना हो कि उसका नुकसान हो जाए। तो एंटीबायोटिक के साथ तो कृपा करके ऐसा ना करें। किसी भी एंटी माइक्रोबियल के साथ ये प्रयास शायद हानिकारक हो जाए उस व्यक्ति के जीवन के लिए जिसकी जीवन की सुरक्षा आप चाहते हैं। तो ऐसा करने से पहले 3 बार कम से कम सोचें। हाँ, आप 1000 किलोमीटर दूर कहीं पड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं है आपके आसपास, जब पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब तो जान खतरे में है, वो आपका अपना विवेक है, उस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन जितनी जल्द से जल्द हो सके डॉक्टर से सलाह लें और अपने आप ट्रीटमेंट ना करें। कृपा करके ऐसी गलती ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। मतलब ये हम बहुत हम देखते हैं, आम बात है हमारे घरों में। इवन बल्कि ऐसे भी होता है कि कभी हमारे किसी रिश्तेदार, उन्होंने कभी मेडिसिन लिया, कभी एंटीबायोटिक लिया और वो ठीक हो गए और उनको सहानुभूति हुई, या जैसे आपने बोला कि ये प्रेम है कि वो देखना नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े हैं। बोले अच्छा फटाफट तुम मेरी दवाई ले लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी और क्या डॉक्टर के पास जाना। तो मेरे ख्याल से ये आपने जैसा बोला कि ये जो बात है, ये हम मतलब भलाई के बजाय हम उनको हम क्षति पहुंचा रहे हैं और उनका हम नुकसान ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, इसमें एक सवाल आता है ओवर द काउंटर ड्रग्स का। हमारे पास जी। कुछ ड्रग्स ओवर द काउंटर मिल जाते हैं जी जो बिना डॉक्टर की सलाह के मिलते रहते हैं। जी दुविधा वहां से शुरू होती है। तो जो ड्रग्स इजीली अवेलेबल है, जी आपने किसी भी जानकार व्यक्ति से आपने सलाह दिया, दवा लिया आपने और ठीक हो गए आप, जी ठीक है। तो दिक्कत वहां से शुरू हो रही है, हमें वो सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए अच्छा रहेगा, कुछ दवाइयां ओवर द काउंटर जो है दी जाती है उस सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है, वो मैं उनसे इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिस यूज ना होने पाए ये ध्यान जरूर रखें और कोशिश करें ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ना लें। बिल्कुल। और आजकल तो एक और बहुत हमारी आदतें ऐसे हो गई हैं कि हर चीज के लिए हम जो है गूगल बाबा को हम खोल लेते हैं और हम शौकिया डॉक्टर भी बन जाते हैं। मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक है। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन माफी चाहूंगा, लेकिन आप किताब पढ़ करके स्विमिंग नहीं सीख सकते। बिल्कुल स्विमिंग सीखने के लिए आपको तालाब में आपको कूदना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह किसी भी सोर्स से पढ़ करके यदि आप ट्रेन नहीं है उसमें तो इस्तेमाल ना करें। हो सकता है वो स्टेप सही बता रहे हो, मैं इंकार नहीं करता, कोई भी सोर्स क्यों ना हो, स्टेप सही हो सकता है, लेकिन ये इस तरह हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि पहले दाहिना हाथ चलाइए, फिर बायां हाथ चलाइए, फिर पांव चलाइए और आप समुद्र में कूद गए, आप डूब जाएंगे। ऐसा न करें। एक तैराक के साथ ही तैरना सीखें। तो यदि आप दवा लेनी है तो मैं चाहूंगा किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उसकी सलाह के अनुरूप ही दवाई ग्रहण करें, अन्यथा आप अपने जीवन को रिस्क में डाल रहे हैं। इस बात को एकदम क्लियर होना चाहिए हर व्यक्ति के दिमाग में, कहीं ऐसी गलती ना हो, क्योंकि जीवन एक ही मिला है, बार बार चांस नहीं दिया जाता। एक बार बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा यदि बिगड़ जाए तो उसको वापस लाने में जो है ना आईसीयू में कितनी दिक्कत होती है ये डॉक्टर्स ही जानते हैं। और कई बार आईसीयू में भी दवाई काम नहीं करती, ये भी हमने कई बार देखा है डॉक्टर वो साहब। अगला स्टेप है वो कि ओवर यूज मिस यूज अब दवाइयों का इतना हो चुका होता है कि कई बार जो व्यक्ति बीमारी लेकर आया है वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तब जैसे मैंने कहा था, एक मैजिक बुलेट जो हमें मिला था 20वीं सदी में, वो हमारे लिए अब दांत रहित हो गया, बेसिकली टूथलेस हो गया वो। बिल्कुल ठीक है, सो हमें बहुत ही कॉशियस एंड केयरफुल रहना है। जी बिल्कुल। आज हमने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर ओझा से। पहली बात तो हम सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, हम अपने तरफ से एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करेंगे, हम हमेशा प्रशिक्षित हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर के पास जाएंगे जो भी हमारे पास मौजूद है। हम अपने आसपास में और अपने शारीरिक स्वच्छता का हम चयन करेंगे, हम अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे। हम जो है कफ एटिकेट, स्नीजिंग एटिकेट
जिसको डॉक्टर साहब ने बोला कि हम खांसी और छींकते वक्त हम ऐसे कोने ही लगा लेंगे ताकि हम किसी को हम इन्फेक्ट ना कर सके। हम किसी की भलाई करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उनको एक प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से किसी को दवाई नहीं देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से यही ज्ञान है आज का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी दर्शकों कि ये जो वैश्विक महामारी हमारे साथ चल रही है, इसको हम आगे बढ़ावा ना दें। ये जो बहुत साधारण से आज हमने जो चीजें सीखी हैं डॉक्टर से, हम इनको साझा करें, हम इनको अपने जीवन में व्यतीत करें और हम बहुत स्वस्थ रहें। हम सब आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।